बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। सामर्थ्य इतनी है नहीं प्रभु, संपूर्ण जीवन जान लूं, अंतःकरण कर दो प्रकाशित, अगला कदम पहचान लूं। सामर्थ्य इतनी है नहीं प्रभु, संपूर्ण जीवन जान लूं, अंतःकरण कर दो प्रकाशित, अगला कदम पहचान लूं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जीवन का आने वाला क्षण हम पहले से पहचान लें। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 2025 का एक सेमेस्टर बीत चुका है। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक अगला सेमेस्टर कैसा रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए। आपके जन्म की राशि तुला है, कहने के नाम से तुला राशि है। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कालखंडों की भी चर्चा होगी, साथ में तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए कौन सा ग्रह मार्केश होता है उसकी चर्चा होगी। आपके लिए क्या अशुभ है इसकी चर्चा होगी, और पूरे जीवन में कौन सा समय अच्छा होता है, कौन सा समय खराब होता है, इसकी भी चर्चा होगी। और आपसे ये एक अनुरोध भी रहेगा कि अगर आप उससे टैली करते हो, सहमत हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु, ये 4 ग्रह लंबी अवधि तक रहते हैं, इसलिए इनके ही गोचर को देख करके लंबी अवधि का फलादेश किया जाता है। जहां दैनिक राशिफल बनाने के लिए चंद्र आधार लिया जाता है, मासिक राशिफल बनाने के लिए सूर्य का आधार लिया जाता है, वहीं 1 महीने से ज्यादा का राशिफल बनाने के लिए इन 4 ग्रहों को प्रमुखता से लिया जाता है। और इन ग्रहों के साथ अन्य ग्रहों के तालमेल से स्थितियां निरंतर परिवर्तनशील रहती हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। कोई भी ऐसा समय नहीं होता जो सदैव टिक करके रहे, अच्छा हो या बुरा। अच्छा समय भी एक निश्चित अवधि तक के लिए होता है और बुरा समय भी एक निश्चित अवधि के लिए होता है। इसलिए अच्छे समय पर इतराना नहीं चाहिए और बुरे समय पर घबराना नहीं चाहिए। शनि की चर्चा सबसे पहले करते हैं। शनि आपके छठे घर में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में। छठा घर शनि के गोचर के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि जब छठे घर में गोचर करते हैं तो थोड़ा सा मंगल डिस्टर्ब होता है, और मंगल जहां जहां जाता है वहां से जुड़ी परेशानियां कुछ आपको होती जाती हैं। तो शनि को देखा जाए तो व्यापार में, नौकरी में बढ़ोतरी के लिए शनि अच्छे परिणाम देने वाले हैं। परिवार में तनाव यही देंगे, परिजनों में मतभिन्नता भी यही देंगे। परिजनों में मनमुटाव की स्थिति देखने को मिलती है, तो इस शनि की वजह से ही मिलती है। रोगों से मुक्ति देंगे, शत्रु पक्ष आपके परास्त रहेंगे, शत्रुओं से धन प्राप्त हो सकता है, आपका डूबा पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर रखा है तो ये शनि 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं यहाँ पर। यानी इस अवधि में आप अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो जिन्होंने कब्जा करके रखा है आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी को, उनको छोड़ना पड़ेगा। भूमि आवासीय समस्याओं का समाधान शनिदेव करेंगे। गृहस्थ सुख में बढ़ोतरी भी शनिदेव करेंगे। और संपन्नता, वैभव के लिए आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, काफ़ी आपके अंदर सचेष्टता रहेगी, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। कानून और गूढ़ विषयों के अध्ययन में रुचि रहेगी। 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर का जो का कालखंड है, ये समय में आपको विदेशी मामलों में सफलता मिल सकती है। कोई मामले विदेशी हैं, या आप आयात निर्यात का व्यापार करते हैं, या विदेश जाना चाह रहे हैं,
और उसकी औपचारिकताएं पूरी करना चाहते हैं तो इस अवधि में करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु काफी प्रकट होते हैं इन शनि महोदय की कृपा से, शनि देव की कृपा से। तो गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी हमेशा बनी रहेगी। गुप्त शत्रु उन्हें कहते हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करके आपको बहलाते फुसलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी जड़ खोदते हैं। तो ऐसे गुप्त शत्रु आपके बने रहेंगे और वो सक्रिय भी रहेंगे। उपाय क्या है? मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन नित्य करने का नियम बनाइए। मंगलवार को करें तो विशेष बात है, बाकी नित्य भी कर सकते हैं और नित्य करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर को देखें तो देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव में, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में भी सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। आगे सूर्य का एक एक महीने में स्थान परिवर्तन होता है, तो नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। अच्छे रिजल्ट देंगे। लग्न पर इनकी दृष्टि होगी, तृतीय भाव पर दृष्टि होगी, पंचम भाव पर दृष्टि होगी, यानी इनके परिणाम काफी अच्छे आपको मिलेंगे। आपकी लग्न कोई भी हो, राशि अगर तुला है तो सभी लग्नों के लिए भी इसी में बताएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाते। देखिए यहां पर ग्रहण लग रहा है, देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में गोचर काफी अच्छे परिणाम आपको दे जाता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ग्रहण लग रहा है गुरु की शक्ति पर, गुरु के पावर पर। उसका कारण पंचम भाव जो इनका कारकत्व का भाव है, वहां बैठे हैं राहु देवता और उनकी दृष्टि पड़ रही है। यद्यपि गुरु और राहु दोनों पारस्परिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन यहां पर गुरु का बल थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ये राहु आपके लिए बाधा पैदा करने वाले हैं। अब बाधा पैदा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ बाधाएं आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन केतु बैठे हुए हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में केतु का बैठना शुभ है। ये बाधाएं आएंगी, लेकिन इन बाधाओं का निवारण भी हो जाएगा। नौकरी व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक अशांति बनी रहेगी, क्योंकि राहु और गुरु का कनेक्शन। अब देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो तृतीयेश और खष्ठेश होते हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि परिजनों से विरोध, पारिवारिक अशांति का सामना आपको करना पड़ेगा। मानसिक उलझनें आपकी बढ़ी रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मानसिक अंतर्द्वंद से आप बराबर जूझते रहोगे। नौकरी आदि में अनावश्यक परिवर्तन उठाना पड़ सकता है आपको, या आप अगर नौकरी परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। इस समय अगर नौकरी परिवर्तन करेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं, हानि हो सकती है। आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और विरोधी सक्रिय रह करके आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया ना, गुप्त शत्रु आपके बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मानसिक चिंताएं निश्चित तौर पर आपकी बढ़ी रहेंगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के कुछ अच्छे फल आप तक जरूर पहुँचेंगे। तो आइए लग्न के आधार पर देख लें क्या आपको देवगुरु बृहस्पति के परिणाम मिल सकते हैं। मेष लग्न है, आपकी तुला राशि है, तो आपका भाग्योदय निश्चित तौर पर होगा और नए नए अवसर आपकी तरक्की के आएंगे। वृषभ लग्न है तो मिले जुले फल मिलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों तरह के। मिथुन लग्न है तो गृहस्थ सुख आपका काफी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको जीत मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नौकरी प्राप्त हो सकती है, राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। कर्क लग्न है आपकी और तुला राशि है, तो भाग्योदय के नए नए अवसर आपको मिलेंगे देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, और 18 अक्टूबर के बाद मिश्रित फल आपको मिलेंगे। सिंह लग्न है तो सिंह लग्न में आपको प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी,
कन्या लग्न है, गृहस्थ सुख में बढ़ोतरी होगी, भौतिक ऐश्वर्य के नए नए साधन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको बता दूं, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में अतिचारी होकर के आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। तो इन दोनों का क्या परिणाम मिलेगा, लग्न के आधार पर बता रहे हैं। तुला लग्न और तुला राशि, मिश्रित परिणाम आपको शुरुआत में मिलेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, काफ़ी अच्छे आपको परिणाम मिल सकते हैं। राज्य पक्ष से लाभ मिल सकता है, राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वृश्चिक लग्न है आपकी और तुला राशि है, तो निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय होगा, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। प्रतियोगिताओं में सफलता का मतलब ये समझिए कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सफल हो जाएंगे, और जीवन में जो भी प्रतिस्पर्धाएं हैं, जैसे आप व्यापार करते हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, तो हर जगह आपको सफलता मिलेगी। खेलकूद के खिलाड़ी हैं तो वहां पर भी आपको कंपटीशन में, खेलकूद में सफलता मिलेगी। धनु लग्न है आपकी और तुला राशि है, तो व्यक्तित्व में सुधार होगा, उन्नति के मार्ग खुलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और उन्नति के नए नए अवसर भी आपको मिलेंगे। मकर लग्न वालों के लिए, तुला राशि मकर लग्न, पराक्रम बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, बहुत खास आपके लिए नहीं है देवगुरु बृहस्पति का गोचर। कुंभ लग्न, व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी और धन में भी वृद्धि होगी। मीन लग्न वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे, राज्य पक्ष से लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ और प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर 18 अक्टूबर के पहले और 5 दिसंबर के बाद ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, और उस 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ये अधिचारी होकर के अपनी उच्च राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का जितने गोचर का फल है वो आपको हमने बता दिया दिसंबर तक का। अब कुछ कालखंड भी आप समझ लो, 16 जून से लेकर के 16 जुलाई, ये कालखंड लगभग बीत रहा है, अनुभव इसका आपको हुआ होगा। इसमें आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, राज्य पक्ष से लाभ, आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में हो या गवर्नमेंट के किसी विभाग में हो तो सफलताएं आपको मिल चुकी होंगी या मिल रही होंगी। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर, 7 दिसंबर से वर्ष के अंत तक, और 2 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर, ये जो कालखंड है ये भी काफ़ी अच्छा है। आपको राजकीय सम्मान मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, धन ऐश्वर्य बढ़ सकता है, मित्रों का फायदा मिलेगा, जनसंपर्क जितना अधिक बना लेंगे उतना फायदा उठा पाएंगे, और इस अवधि में भाग्य आपको काफी सहयोग करता हुआ दिखेगा। राहु के गोचर को देख लें तो बहनों भाइयों, राहु को हम अच्छा नहीं कह सकते। पंचम भाव में राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित कर देता है, सूर्य को भी पीड़ित कर देता है, तो यहां पर एक तरीके का ये दोष बन जाता है। अब ये राहु क्या करेगा भाई, ये सिर्फ बाधाएं पैदा करेगा, मानसिक चिंताएं पैदा करेगा, मानसिक अंतर्द्वंद पैदा करेगा, सर में दर्द पैदा करेगा, संतानों को पीड़ा देगा, आपके दाम्पत्य जीवन में स्पाउस से आपकी तू मैं बढ़ जाएगी। ये सारे रिजल्ट राहु के पंचम भाव में गोचर के हैं। कोई शक संदेह पैदा कर लें दिमाग में और उसी को फॉलो करते रहें, उसी पर विश्वास करते रहें, इस तरह की संभावनाएं राहु बनाता है। अब केतु आपके लिए सपोर्टिंग है। परिणाम ये होगा कि राहु के जितने अशुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं उनमें केतु कटाई छटाई करेंगे, यानी जहां राहु बाधा पैदा करेंगे वहीं केतु आपको निश्चित तौर पर सफलता भी दे देंगे। यानी आपने प्रयास किया, पहले बाधाएं आपको मिली, बाद में उसी कार्य में आपको सफलता मिली। जो काम आपका 1 महीने में होना चाहिए था वो 3 महीने में होगा, लेकिन होगा जरूर होगा। तो यहाँ पर जैसे पढ़ाई में मन न लगना, किसी काम में मन न लगना, शेयर मार्केट में आपका इंटरेस्ट बढ़े और बाद में शेयर मार्केट से आप नुकसान उठावें, ये सब राहु के दुष्परिणाम हैं।
करना क्या है भाई, इसमें राहु आपको कम बुरे रिजल्ट दें, उसके लिए करना ये है कि किसी मंदिर में माथा टेकने का नियम बना लो, मंदिर की परिक्रमा किया करो और साथ में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप जितना भी हो सके चलते फिरते मन के अंदर करते रहिएगा। केतु को मैंने बताया, केतु राहु की बाधाओं को दूर करने के लिए आपके हितैषी बन के रहेंगे। संतान की समस्याएं दूर होंगी, बाधाएं समाप्त होंगी, सभी कार्यों में अंततः सफलता मिलेगी। 7 जून से 28 जुलाई ये समय आप इस समय व्यतीत कर रहे हैं, इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। अब लाभ अगर आपको मिल रहे हो तो कमेंट करके बताना। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर का जो कालखंड है, केतु के माध्यम से कोर्ट कचहरी राज्य पक्ष में आपको काफ़ी अप्रत्याशित अच्छे लाभ मिल सकते हैं और 15 नवंबर के बाद भी लगभग ऐसी ही स्थिति आपको फील होगी। तो ये रहा 6 महीने का शनि राहु केतु और अन्य ग्रहों के तालमेल से राशिफल। अब आपको बताना चाहता हूं आपके लिए मार्केश ग्रह कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर आपके तुला में, तुला राशि के अंतर्गत, तुला लग्न के अंतर्गत द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी होते हैं मंगल। कोई भी कह सकता है कि मंगल प्रबल मार्केश होते हैं, लेकिन ये प्रबल मार्केश नहीं होते हैं। जब इनका तालमेल सूर्य या गुरु से बनता है तभी ये मारक बनते हैं, अदरवाइज ये मारक नहीं होते हैं। अशुभ ग्रहों की, अशुभ चीजों की बात करें तो माघ का महीना आपके लिए अशुभ होता है। चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि आपके लिए अच्छी नहीं होती। गुरुवार का दिन अच्छा नहीं होता है। अब अनुभव करिएगा गुरुवार का दिन आपका अच्छा जाता है या नहीं जाता है, कमेंट करके बताइएगा। शतभिषा नक्षत्र अच्छा नहीं होता। कोई भी शुभ कार्य आप शतभिषा नक्षत्र में ना करिए। पुरुषों के लिए धनु राशि का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, घातक होता है। और महिलाओं के लिए मीन राशि का चंद्रमा घातक होता है। अब आ जाइए पूरे जीवन में कौन सा समय अशुभ कौन सा समय शुभ होता है, उसको भी जान लेते हैं। अनुभव हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। 1 जनवरी से 22 जनवरी का समय अच्छा नहीं होता है। 22 जनवरी से 18 मार्च का समय काफी अच्छा होता है। 18 मार्च से 23 अप्रैल का समय अच्छा नहीं होता है। 23 अप्रैल से 24 जून के बीच का समय अच्छा नहीं होता है, इसमें धनहानि होती है। 24 जून से लेकर के 6 अगस्त का समय भी अच्छा नहीं होता है और 6 अगस्त से लेकर के 25 दिसंबर तक का समय काफ़ी अच्छा होता है। 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का समय भी अच्छा नहीं होता है। अब तुला राशि वालों की समस्याओं के लिए कुछ उपाय बता दें। देखिए, आप गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की पूजा निश्चित तौर पर करें, ये आपके लिए फायदेमंद होते हैं। इनके यंत्र भी आप घर में रख सकते हैं। कभी भी घर में सूखे फूल न रखिए। स्त्रियों को सम्मान दीजिए। ईश्वर पर सदैव विश्वास रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे उल्टा ही आप करते हैं। कई दफे आप ऐसे तर्क करने लग जाते हैं जैसे ईश्वर कहीं नहीं है। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए, स्त्रियों को सम्मान करिए, सूखे फूल घर में न रखिए। जीवन में स्थिरता के लिए आपको करना यह है कि प्रतिदिन माता लक्ष्मी के सम्मुख आप गाय के घी का दीपक जलाइए और बुधवार के दिन मनी प्लांट लगाइए। दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए आपको मंगलवार को लाल कपड़े में लपेट करके नारियल जल प्रवाह करना चाहिए। मान सम्मान के लिए गाय की सेवा करने चाहिए और गाय को आटे की लोई खिलानी चाहिए। धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए मंगलवार के दिन लाल कपड़े में रुपए बांध करके पूजा घर में रखिए और ये जब इकट्ठे हो जाए तो किसी हनुमान मंदिर के निर्माण में इन पैसों का दान कर दीजिए। द्वार पर सायंकाल गोघृत का दीपक जलाइए चतुर्मुखी और मुंह मीठा करके ही घर से निकलिए। ये धन ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए आवश्यक। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।